सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्यार भरा आदाब। ठीक है, आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है इटली मेजनी के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए शायद। तो ये क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, तुम लोग देखो, इसको समझो। जहाँ तक होगा कमेंट कर देना, जहाँ तक होगा लाइक कर देना, जहाँ तक होगा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जहाँ तक होगा समझने की भी कोशिश करना। ठीक है, तो हम इसी बात से आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, पढ़ा होगा, समझा होगा, कुछ याद होगा, कुछ भूल गया होगा। हम फिर इस चीज को दोहरा देते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो लिख पाए अपने दिमाग से। हम इसी पर्पज से एक वीडियो ये आप लोग को बीच छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो समझना है, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन वही है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। ठीक है, इटली के एकीकरण में, इटली क्या था, पहले पिछड़ा हुआ था और उसको एकीकरण किया। एकीकरण किया नहीं, एकीकरण करने का दिमाग बात मन में आया और उसको सोचा कि इटली जैसे तैसे है उसको एकत्रित कर दें। तो मेजनी का यह थोड़ा अच्छा लगा कि हम इस तरह कर देंगे तो इटली का शायद हो सकता है कि भाग खुल जाए। तो इस पर्पज से उसने योगदान दिया कि इसको हम किसी तरह एकत्रित कर दें। अब देखो क्या क्या योगदान रहा, कैसे योगदान रहा, उसमें देखो कहता है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर या मसीहा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखेगा पैगंबर या मसीहा किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या दोगे, क्या कहता है, मेजनी, है ना। ये क्वेश्चन देना आंसर। क्वेश्चन रहेगा इटली के एकीकरण में, सॉरी, इटली का मसीहा किसे कहा गया है ना, इटली का मसीहा किसे कहा गया है। मेजनी को इटली का एकीकरण करने में क्या कहते हैं, उसको पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। अब तो पैगंबर या मसीहा एक भगवान का रूप होता है, एक अल्लाह का रूप होता है। तो इन्होंने अच्छा काम किया तो इसको लोगों ने मसीहा नाम दे दिया। मसीहा जो लोगों के कल्याण के बारे में बात करते हैं उसी को मसीहा कहा जाता है। लोगों के बारे में अच्छा सोच रखता है उसी को मसीहा कहा जाता है। जो लोगों के हित में काम करते हैं उसको मसीहा कहा जाता है। तो यहाँ पे मेजनी को मसीहा कहा है इटली के नागरिकों ने, क्योंकि इटली जैसे तैसे थे उसको एकत्रित किए और एकत्रित करने में मेजनी को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा, काफी संघर्ष किया। इटली को एक बार में नहीं, दूसरी बार में क्या कहते हैं उसको किया है एकत्रित। तो यहाँ पे मसीहा कहा, पैगंबर और मसीहा ये दोनों शब्द निकला इटली के नागरिकों से। कहता राष्ट्रपति भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनेटी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, राष्ट्रपति भावना से प्रेरित होकर, राष्ट्रपति है था, राष्ट्रवादी होगा, राष्ट्रपति बोले राष्ट्रवादी होगा, गलत लिखा चलेगा, राष्ट्रवादी होगा। राष्ट्रवादी भावना, देखो अगर तुमको देश के प्रति प्रेम हो गया, देश के प्रति स्नेह हो गया, देश के प्रति तुम्हें बहुत लगाव हो गया तो इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी। ठीक है, राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, देश के प्रति लगन, देश के प्रति भाव, देश के प्रति प्यार, ये सब चीज अगर तुम्हारे अंदर भावना जगने लगे तो समझ लो कि हम राष्ट्र के प्रति लग गए, राष्ट्र के प्रति काम करने लगे, राष्ट्र के प्रति हम सारे चीज को न्यौछावर कर दिए। इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की, कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। किसने, मेजनी ने। किसका सदस्यता ग्रहण की, कार्बोनारी का। किसका सदस्यता ग्रहण की, कार्बोनारी का। ये चीज याद रखना है, मेन पॉइंट, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। मेन पॉइंट याद रखना, इतना चीज लिखा हुआ है, इसमें से मेन पॉइंट हम जो हाईलाइट कर रहे हैं वो है मेन पॉइंट। ये चीज याद रख के तुम अलग से अपना कोई शब्द जोड़ करके तुम इसको लिख सकते हो। तो यह है मेजनी जिन्होंने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की थी। राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए, लोगों को विश्वास
हो जाए कि नहीं ये जो है मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कार्बोनाडी की सदस्यता ग्रहण की। इटली के लोगों को राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए कार्बोनाडी की सदस्यता ग्रहण की। अब देखो, वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। गणतांत्रिक हो गया जिसमें लोगों को पूरी तरह से सोचने, विचारने, कोई काम करने का आजादी मिले, उसको बोलते हैं गणतांत्रिक। वहां लोग आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसको बोलते हैं गणतांत्रिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गणतांत्रिक। गणतांत्रिक देश में क्या होता है, लोग अपने मन से कुछ भी काम कर सकते हैं, लोग विचार विमर्श कर सकते हैं, किसी चीज में वो शामिल हो सकते हैं, हर चीज में वो शामिल हो सकते हैं, सरकार की कोई भी काम है उसमें वो शामिल हो सकते हैं, उसको बोलते हैं गणतंत्र, यानी कि आजाद, स्वतंत्र। कहता है गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। कौन? मेजनी। वह क्या था? गणतंत्रवादी था। वह लोगों के हित में काम करने वाले व्यक्ति थे, साहित्यकार थे। वह उन्होंने बहुत से साहित्य को लिखे हैं, यानी कि लोगों के बीच एक मसीहा के रूप में ये आया। इतने सारे उसके अंदर गुण थे। और क्या यह साहित्यकार था? ठीक है, क्या था? गणतांत्रिक विचारों का था, यानी कि गणतांत्रिक विचारों का समर्थक करते थे। जो लोग कहते थे कि नहीं यहाँ प्रजातंत्र होना चाहिए, तो नहीं, ठीक है, राजतंत्र होना चाहिए, तो नहीं, यहाँ प्रजातंत्र होना चाहिए। यहाँ पे प्रजा, यानी कि यहाँ पर लोगों के मन में एक भाव जगना चाहिए कि हम सरकार के प्रति काम कर रहे हैं और सरकार मेरे प्रति काम कर रहे हैं, यह लोगों के बीच भावना होना चाहिए। और क्या? साहित्यकार, जो अच्छे अच्छे साहित्य को लिखते हैं, लोगों के भाव को देखकर वो अपनी किताबों में लिखते हैं, उसको बोलते हैं साहित्यकार। जो भी लोगों को कठिनाई होता है, जो भी लोगों को दर्द होते हैं, वो साहित्य में प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं साहित्यकार। ठीक है, तो मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। ठीक है, और वह क्या थे? एक साहित्यकार भी थे। ठीक है, उसके लेखों से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। क्या हुआ? इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता, यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों की टिप्पणी की जिसमें इटली के लोगों को लगा कि नहीं, यह जो व्यक्ति है मेरे लिए अच्छा कर सकते हैं, और यह जो शब्द लिखा गया है यह उचित है। और वहां के लोगों को जब वह शब्द देखने के लिए मिला, पढ़ने के लिए मिला, तो उन्होंने मेजनी के प्रति अपना पूरा न्योछावर, पूरी अपने आपको न्योछावर कर दिए मेजनी के प्रति। तो जैसे ही उनके साहित्य को पढ़े तो वहां के लोगों को राष्ट्रीयता की भावना जगी, उत्साह आया, जोश आया, नहीं हमको भी अपने देश को आजाद कराना है। और क्या? 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। देखो, 1830 से 31 का जो विद्रोह हुआ था उसने सक्रिय भूमिका निभाई, मतलब अपना पूरा योगदान उसमें दे दिया, अपना उसका मेजनी का पूरा योगदान रहा उसमें कि कोई तरह का कमी ना रहे। अपने स्तर से उन्होंने पूरा योगदान दे दिया, पूरी अपने आप को न्योछावर कर दिया इस क्या कहते हैं विद्रोह में। तो गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप का गठन किया। देखो, किसका? गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप का गठन किया। ठीक है, तो आपसे एक यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? आप एक ही आंसर मारोगे, मेजनी। मेजनी ने ही यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किए थे। किसमें? तो विद्रोह में। ठीक है, तो 1830 से 31 में विद्रोह हुआ था, उसने अपना सक्रिय भूमिका निभाई और गणतंत्रवादी उद्देश्यों को प्रचार करने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप की प्रचार किया। ठीक है ना, यानी कि कहा जाए तो गठन किया, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। क्या था? ऑस्ट्रिया जो था इटली पर दबाव बनाए हुए रखे थे, तो उन्होंने इटली को क्या किया? इटली को अपने स्तर से उसको मुक्त कराना चाह रहा था। किससे? ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है इस पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे, तो इससे क्या करना था? इटली को मुक्त करना था। किससे मुक्त करना था? ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया के चंगुल में फंसे हुए थे इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चंगुल में फंसे हुए थे इटली, तो इटली को क्या करना था? ऑस्ट्रिया के चंगुल से मुक्त कराना था ये। और क्या?
1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, ठीक ना। 1848 में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु वह सफल रहा और उसने उसको पलायन करना पड़ा। उसे क्या हुआ? पलायन करना पड़ा। पहली बार में वह कोशिश किया, लेकिन वह क्या हुआ? वह सफल रहा। 1848 में पहले क्या उसने लोगों के प्रति काम किया, तो लोगों ने उसको पैगंबर या मसीहा कहा। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया? कार्बोनारी की स्थापना किया। कार्बोनारी में क्या स्थापना किया? तो लोगों को राष्ट्र के प्रति भावना जगे, राष्ट्र के प्रति प्यार बढ़े, राष्ट्र के प्रति स्नेह हो, इसलिए उन्होंने कार्बोनारी की स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने इटली में जब युद्ध हुआ तो उसमें उन्होंने शामिल हुआ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने युद्ध में भी अपने आप को समर्पित कर दिया। उससे भी नहीं हुआ तो साहित्य में लिख करके अपनी भाव उस देश के प्रति दिखाया, लोगों को लगा अच्छा, और लिख के जो दे रहे थे वो लोग पढ़ के खुश हो रहे थे। तो इस तरह से भी काम किया। और दूसरी बात क्या किया? 1830-31 में क्या हुआ? उसने युद्ध में भाग लिया। उसके बाद प्रचार करने के लिए राष्ट्रभाव को प्रचार करने के लिए क्या किया उसने? यंग इटली और यंग यूरोप का क्या किया? स्थापना किया। उसके बाद भी नहीं हुआ तो उन्होंने 1848 में सोचा कि हम इन्हें किसी तरह एकत्रित कर दें, लेकिन बेचारे वो सफल रहे और वहां से उन्होंने क्या किए? अपने आप को दूर रखने की कोशिश की और पलायन कर गए। तो यह था आपका क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान रहा। तो बहुत अच्छा योगदान रहा। बेचारे बहुत कोशिश किए, ऑस्ट्रिया के चंगुल से बचाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन किसी कारणवश वह सफल रहा। लेकिन पलायन तो किया, लेकिन फिर दोबारा वो कोशिश किए। ठीक है, तो पलायन करने के बाद भी ऐसा नहीं पलायन कर गए, दोबारा कोशिश किए और दोबारा एकीकरण किए हैं इसको। तो मेजनी का जो है योगदान काफी रहा है इटली को करने में। अच्छा, इटली को कौन अपने चंगुल में फंसा कर रखा था? ऑस्ट्रिया अपने चंगुल में फंसा कर रखा था। और ऑस्ट्रिया के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, पता है ना? ऑस्ट्रिया के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नहीं, ऑस्ट्रिया पर अपना क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया पर रूस आक्रमण किया था, ऐसे करके कहानी है। ऑस्ट्रिया पर रूस आक्रमण किया था और रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी एक है, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक है, ऑस्ट्रिया हंगरी पर आक्रमण किया था। ऐसे कुछ कहानी दिमाग से निकल रहे थे, वो ना बताएंगे। ठीक है, सवाल इतना तक इस क्वेश्चन में, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं तुरंत अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताओगे। अगर कहीं डाउट नहीं है तो एक लाइक कर देना और एक छोटा सा बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहा है गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा कर। ठीक है, गैरिबाल्डी का जो कार्य था उसके बारे में चर्चा करना। क्या उसका कार्य था? देखो क्या कार्य था। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तरफ में पूरा किया। फर्स्ट में क्या था कि मेजनी ने बहुत अथक प्रयास किया इटली को एकीकरण कर दे, लेकिन बेचारे असफल रहे। वह जब असफल रहे, वह जब पलायन कर गए तो उसके जगह पे आते हैं गैरिबाल्डी। इसका काम अधूरा जो था मेजनी का, वह गैरिबाल्डी ने पूरा करता है। किससे? तो तलवार की नोक से। देखो क्वेश्चन कहता है गैरिबाल्डी का चर्चा करें तो कह रहा है इटली के एकीकरण में का द्वितीय चरण किसने? द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। ठीक है, किसने किया? गैरिबाल्डी ने दूसरा चरण पूरा किया। ठीक है, पहला मेजनी था, मेजनी असफल रहा, तो मेजनी असफल जब रहा तो गैरिबाल्डी इस कार्यों को पूरा करने में आगे है। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने तलवार की नोक से अपना काम किया। मतलब तलवार की नोक से मतलब कहता है ना, जो कम बात से नहीं बनता लात से बनता है।
ठीक है। तो गैरिबाल्डी सोच रहे थे कि हम साहित्य से वगैरह वगैरह सब लिख करके लोगों के प्रति भावना जगाएं और सब लोग एकत्रित हो जाएंगे तो इससे आक्रमण कर देंगे और ऑस्ट्रिया भाग जाएगा, लेकिन बेचारे इससे सफल नहीं हो पाए। आए गैरिबाल्डी वो पूरा मतलब कि कहता है ना कि वो क्रांतिवीर थे, उन्हें शांति भाव पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा यह बात जो है लात से नहीं, लात की बात भूत से नहीं मानता है, यही कहता है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, यही कहावत में है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो उन्होंने तलवार की नोक से इटली को एकीकरण करने में अपना पूरा योगदान लगाना शुरू कर दिया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था, वह कहता था युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वह मसीहा कहलाएगा और यह इतनी आसान नहीं होगा। उन्होंने यह सोच लिया कि हम अगर दोबारा गलती करते हैं मेजनी की तरह, हम लोगों के बीच शांति से हम यह एकीकरण करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेजनी ने ऐसा करके देख लिया था। तो इन्होंने सोचा कि यह चीज तलवार से ही किया जाएगा, यह चीज युद्ध लड़ करके किया जाएगा। तो उन्होंने यह नीति अपनाई, यह चीज हम अब युद्ध करके ही हासिल करेंगे। तो उन्होंने युद्ध शुरू किया, उसे सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती पहनाए। सबसे पहले उन्होंने वैसे युवकों को शामिल किया जो कि युद्ध के लिए पूरा पागल बने फिरे थे, हम यह युद्ध करके जीत लेंगे। वैसे युवकों की टोली बनाई जिसमें कि वो युवक शामिल थे जो कि पूरी तरह से अपने राष्ट्र के प्रति न्योछावर करने में कभी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वैसे युवकों को ढूंढ ढूंढ के पूरे इटली से एकत्रित किए और वह युवक कहलाए लाल कुर्ती की सेना। क्या कहलाए? लाल कुर्ती की सेना। यहाँ देखो, लाल कुर्ती की सेना कहलाए कौन? जब गैरिबाल्डी ने युवक को ढूंढा, हट्ठे कट्ठे युवक को ढूंढा और उसके अंदर राष्ट्र के प्रति पूरा प्यार भर दिया, राष्ट्र के प्रति पूरा उसके अंदर स्नेह भर दिया और उसके मन में ऐसी भाव को जगाया जो पूरी तरह से अपने आप को पागलपन बन गए कि हम अपने देश को इस युद्ध से लड़ करके ऑस्ट्रिया से जीत लेंगे। ऑस्ट्रिया के प्रति पूरा उसके मन में जितने भी उसकी बुराई थी ऑस्ट्रिया की, उतनी बुराई उन युवकों के अंदर भर दिया। उन युवकों के अंदर यह भी भर दिया कि तुम्हारे देश में वह रहकर तुम्हारे पूरी तरह से क्या एकदम पूरा बंदी बना लिया है, कैदी बना लिया है, तुम इन लोगों को मार के भगाओ, ये तुम ही कर सकते, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। युवकों को लगा नहीं, सही में कह रहे हैं, हम ही लोग करेंगे। और युवक तो युवक होता है, उसके अंदर जरा सा भी अगर कोई सपोर्ट करते तो युद्ध में तब्दील हो जाते हैं। तो वैसे युवकों को जो एकदम पूरी तरह से फिट थे, पूरी तरह से मजबूत थे, वैसे एकदम मजबूत हट्ठे कट्ठे युवक को शामिल किया और गैरिबाल्डी के इस विचार से वह युवक प्रभावित हुए और ऑस्ट्रिया को अपने पैरों तले कुचलने का सपना देखने लगा। और वह सपना में इतनी सपने में मगन हो गए कि पूरी तरह से युवक तैयार हो गए। और वह जब युवक तैयार हो गए, जब देख लिए गया है कि मेरा सेना बन गया, अब यह सेना पूरी तरह से तैयार है, तो उसका नाम रख दिया लाल कुर्ती। ठीक है, तो गैरिबाल्डी ने ही लाल कुर्ती सेना का गठन किया। अब देखो क्या कहता है, इनकी सहायता से उसने मिस्री पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। सिसिली है, हाँ, तो सिसिली है। सिसिली सबसे पहले वहां कहां आक्रमण किया? सिसिली पर आक्रमण किया और युवक की सेना वहां पे अधिकार करने, वहां पे जब युद्ध की वहां पे, तो वह सिसिली पर अधिकार कर लिया। पहला था गैरिबाल्डी का पहला यह जीत था, पहला उसका कदम था, वह जीत में तब्दील हो गया। वह कौन सा एरिया जीता? वह सिसिली था। वह सिसिली एरिया को जीता, वहां पे गणतंत्र की स्थापना कर दिया। जब सिसिली मुक्त हो गया तो वहां गणतंत्र की स्थापना की। यहाँ राजतंत्र नहीं चलेगा, यहाँ गणतंत्र चलेगा। यहाँ राजा का कोई शासन नहीं चलेगा, यहाँ सैनिक शासन नहीं चलेगा, यहाँ गणतंत्र चलेगा। लोग अपनी इच्छा से सब चीज करेंगे। तो वहां पे गणतंत्र की स्थापना कर दिया। वह पोप के राज्यों पर आक्रमण करना चाहता था। कहां? पोप के राज्यों पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उनको वहां आक्रमण करने के लिए अनुमति नहीं मिल पाई। तो इस तरह से पहली ही लड़ाई में उन्होंने सिसिली पर अधिकार किया
और वहां गणतंत्र की स्थापना की। तो पहला विजयी हुआ गैरिबाल्डी की लाल कुर्ती की सेना के द्वारा। यह गैरिबाल्डी अपना जो निश्चय लेके चले थे वह पहले निश्चय में ही वह कामयाब हो गए। इस तरह से और भी युद्ध लड़े हैं जो इटली के एकीकरण करने में बहुत उसका अहम भूमिका भी रहा है, जैसे मेजनी का रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस गैरिबाल्डी का जो योगदान था उस योगदान में काफी अहम भूमिका निभाई और वह इटली को एकीकरण करने में पहली चरण का जो युद्ध किया वह सिसिली था। कौन था? सिसिली था। और वहां गणतंत्र स्थापित किए, समझ गए। और पोप राज्यों पर जब आक्रमण करना चाहा तो वहां पे उनको आक्रमण करने के लिए अनुमति नहीं मिली। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से गैरिबाल्डी का एक चर्चा को लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास? अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो एक बार लाइक कर देना। क्या करोगे? लाइक सौरभ, लाइक कर देना, अपने दोस्त को भेज देना ताकि वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। अधिक से अधिक संख्या में जो है ना यह क्लास प्रचलित हो जाए। प्रचलित कर दो, तुम थोड़ा फैला दो दुनिया में। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो फैला दो। चलिए, मजाक कर रहे थे, आप लोग सीरियस ले लीजिए। क्या? चलिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? पढ़ा होगा क्वेश्चन, समझा भी होगा लेकिन याद नहीं होगा, हम याद कराते हैं आज। ठीक है, समझिए ना। क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम आगे में है तो थोड़ा अभी रिवीजन हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो यह क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अभी, तो इसमें जो भी दिक्कत होगा वह अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ठीक है, क्वेश्चन देखा होगा। अब देखो इसमें क्या कहता है। परसाने राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी कूटनीति अपनाई। क्या है? परसाने राजा विलियम, प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीति बिस्मार्क, ठीक है, को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री को बोला जाता है चांसलर, ठीक ना, प्रधानमंत्री को चांसलर बोला जाता है। तो परसा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, किसको? तो विलियम प्रथम ने, ठीक ना, प्रख्यात राष्ट्रवादी कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क, ठीक है, वो अपना प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क पहले कौन था? मेजनी, फिर आया गैरिबाल्डी, फिर अब कौन आ गया? बिस्मार्क। बिस्मार्क को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री, जिसको बोलते हैं चांसलर। पहले चांसलर बोला जाता है, उसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो परसा के विख्यात राजा कौन था? बिस्मार्क नहीं, विलियम, ठीक है ना, विलियम द्वितीय होगा, प्रथम है ना। प्रख्यात राजा था वो, महान राजा जिसको बोलते हैं वो। क्या कहते हैं? बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रथ और तलवार की नीति अपनाई। तलवार की नोक पर किसने इटली की एकीकरण करना चाह रहे थे? गैरिबाल्डी ने। अब यहां रथ और तलवार की नीति कौन, किसने? बिस्मार्क ने। देखो बता देते हैं, जब सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले मेजनी आया था, ठीक है, सबसे पहले मेजनी आया था। मेजनी ने शांति से एकीकरण करना चाह रहा था, शांति से एकीकरण करना चाह रहा था। बेचारा सोचा शांति से एकीकरण कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, बेचारे को भागना पड़ा। खैर एक युद्ध भी उसने लड़ा लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि यह एक साहित्यकार थे। साहित्यकार तो नॉर्मल भाव के होते हैं, वो शांत विचार वाले व्यक्ति होते हैं, दया दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, तो इससे नहीं हो पाया। लेकिन इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना मेजनी ने ही जगाया। उसके बाद आ जाता है गैरिबाल्डी। अच्छा, मेजनी ने यंग इटली और
यंग यूरोप की स्थापना क्या है? यंग इटली 1834 यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया था। यंग यूरोप की स्थापना किया, ठीक है, मेजनी नहीं। उसके बाद आ जाता है गैरिबाल्डी, ठीक है। इन्होंने कहा तलवार की नोक से हम जीत लेंगे, इटली के एकीकरण तलवार की नोक से कर देंगे। और पता है इसने क्या किया? लाल कुर्ती सेना का स्थापना किया, और इन्होंने एक युद्ध भी जीता। कौन सा युद्ध जीता? सिसिली पर अपना अधिकार जमाया। सिसिली स्पेलिंग से लिखे ना, सिसिली पर अपना अधिकार जमाया। और पता है अधिकार जमा के क्या किया? गणतंत्र की स्थापना कर दिया, ठीक है। लोग वहां सब दिन के लिए आजाद रहे। अब उसके बाद आ जाता है कौन? गैरिबाल्डी के बाद कौन आ गया? बिस्मार्क। कौन आ गया? बिस्मार्क। दिख रहा है सर यहां से? ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिखाओ इस चीज को, ठीक है। तो बिस्मार्क जो है क्या किया? सबसे पहले इसको प्रधानमंत्री बनाया पर्सा के राजा द्वारा। पर्सा के प्रख्यात राजा कौन था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। जैसे ही ये चांसलर बनता है, इन्होंने कहा कि इटली को हम रक्त और तलवार की नीति से एकीकरण करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। पर्सा पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा उसे कौन? गैरिबाल्डी, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिला, ठीक है। जब अनुमति नहीं मिला, बिस्मार्क जब आ गए, तो बिस्मार्क ने क्या किया? सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। और रक्त और तलवार की नीति जब अपनाई तो पर्सा की स्थिति थोड़ी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, तो उन्होंने सबसे पहले पर्सा की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहा। जब आर्थिक स्थिति उन्होंने ठीक किया तो पर्सा कहता है कि इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। जब वहां का आर्थिक स्थिति ठीक किया गया तो वहां की सैनिक शक्ति क्या हो गया? सुदृढ़ हो गई। उसके बाद क्या किया? पर्सा के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध करना पड़ा। किसको? बिस्मार्क को, ठीक है। फ्रांस के साथ, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, इन 3 देशों के साथ उसको युद्ध करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। तो इस तरह से वहां पे गैरिबाल्डी ने इटली का एकीकरण कर दिया, ठीक है। तो इटली के एकीकरण करने में सफल कौन रहा? तो बिस्मार्क रहा, ठीक है। शुरुआत किसने किया? मेजनी। बीच में कौन सबको जोड़ के रखा? तो गैरिबाल्डी। और अंत कर दिया बिस्मार्क ने। और इस तरह से इटली क्या हो गया? एकीकरण हो गए। तब यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ गए? तो इस तरह से आपको लिखना है, एकदम टू द पॉइंट लिखना है, तब जाकर के आपको नंबर मिल पाएगा। समझ गए? तो यह क्वेश्चन क्लियर, समझ गए? जितना चीज बताएं इस क्वेश्चन को एक अपने तरफ से पढ़ लेना है। और YouTube पे वीडियो हम डाल देंगे। मेरा चैनल है SLP कोचिंग क्लासेस, ठीक है। और वहां से सर्च करोगे तो यह वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।